हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषि वैली यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर है अनुकातम वॉल्यूम 1 का, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चैप्टर है एक्सटेंशन वाला। उसमें हमने एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है वो समझा, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है, दैन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, टीचिंग मेथड्स और इनोवेटर्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में हम इनोवेटर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हमने सब स्टडी कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन क्या होता है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। टीचिंग एंड लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों, टीचिंग भी यानी कोई हमको टीच कर रहा है और लर्न करने वाला जो लर्निंग हो रही है, दोनों ही क्या है, कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है। बिना बात करे यहाँ पे कम्युनिकेशन से मतलब बात नहीं बनेगी। तो कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम अपनी विचारों को, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ द कम्युनिकेशन। और टीचिंग और लर्निंग में चुप रह के हम कुछ नहीं कर सकते। टीचर्स को भी बोलना पड़ता है और लर्नर को भी बोलना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर एक्ट एज अ कैटलिस्ट। टीचर एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो टीचर भी क्या करते हैं, कैटलिस्ट होता है। यानी कोई अगर लर्नर है, वो अगर कुछ सीखना चाहता है, तो अगर उसके पास एक अच्छा टीचर होगा तो उसके लिए वो टीचर क्या करेगा, कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, यानी उसकी लर्निंग को इन्हांस कर देगा। देन कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आइडिया एंड फीलिंग्स। ये तो हम सबको पता है। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से, दो लोग जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ बात करते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और वो भी मेनली उसमें क्या शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को और अपनी फीलिंग्स को ही शेयर करते हैं। फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क डेट। इसमें बताया गया कि कम्युनिकेशन शब्द आया कहाँ से। तो कम्युनिकेशन एक लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब वो है, लैटिन वर्ड है कम्युनिस, और इसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है? जो कॉमन लोग होते हैं उन्हीं के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। जो एक जैसे लोग होंगे, जिनकी थिंकिंग, आइडिया, फीलिंग्स एक जैसी होती हैं, कॉमन होगी, उनमें कुछ कॉमननेस अगर होगी, तभी वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं, एक होता है सेंडर जो कुछ कम्युनिकेशन शुरू करता है, और एक होता है रिसीवर जो कम्युनिकेशन होता है उसमें एक फर्स्ट पर्सन को हम सेंडर बोलते हैं और सेकंड पर्सन को हम रिसीवर मानते हैं। सेंडर मैसेज जनरेट करेगा और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करके उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमननेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है? डबल वे या फिर टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, तो दो लोग हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डबल वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? यहाँ पे दो चीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं। सोर्स इन्वॉल्व होगा। सोर्स कौन होता है? जनरली जो हमारा सेंडर होता है, सेंडर ही को हम, यानी जो मैसेज जनरेट करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। सोर्स कह सकते हैं, यहाँ से हमारा मैसेज ओरिजिनेट होता है, जनरेट होगा, उसको हम बोलेंगे सोर्स, और ये अपना कुछ मैसेज जनरेट करेगा, और ये मैसेज जनरेट होने के बाद जाएगा रिसीवर पे। तो रिसीवर हमारा लास्ट में उस मैसेज को रिसीव करके उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं इसमें सब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द चीफ एम्फेसिस इन कम्युनिकेशन ऑन टारगेट ऑडियंस। कम्युनिकेशन का मेन जो ध्यान रखा जाता है वो टारगेट ऑडियंस पे रखा जाता है, नॉट ऑन द मटेरियल और मीडियम। हमारे पास हमारी टारगेट ऑडियंस कैसी है उसके अकॉर्डिंगली हम कम्युनिकेट करते हैं। सपोज़ अगर आप स्कूल में हो, किसी 1st to 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के बीच में आपको कोई लेक्चर प्रोवाइड करने जाना है, लेक्चर देने जाना है, तो आपकी ऑडियंस को आपको टारगेट करके उनके हिसाब से आपको मटेरियल तैयार करना होगा। ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे जा रहे हो, कहीं आप यूथ लोगों के बीच में जाओगे, यूथ जो यंग जनरेशन है उनके बीच में जाओगे, तो आपका टारगेट ऑडियंस कोई और होगा। ओल्ड एज पीपल के संग आपको डील करना है तो आपका टारगेट ऑडियंस चेंज हो जाएगा। तो टारगेट ऑडियंस का मतलब यही होता है कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें जो लार्ज मास होता है, टारगेट ऑडियंस का होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, या फिर उनका पर्टिकुलर ग्रुप में क्या सिमिलैरिटी है, क्या कॉमननेस है उस पर्टिकुलर ग्रुप में, ये ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या कॉमननेस है, उसके हिसाब से ही हम अपना कम्युनिकेशन डिसाइड करते हैं। 8th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में
KGSDC, इसको शॉर्ट फॉर्म से KGSDC। इन शॉर्ट फॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है? के मीन्स होता है नॉलेज। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उससे हमें कुछ जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है, ठीक है। जनरेट करते हैं हम नॉलेज को। सिस्टम होता है, यानी एक नॉलेज को जब हम जनरेट करते हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन हमको लास्ट में देनी थी वो इन्फॉर्मेशन पहले दे दी और जो पहले देनी थी वो लास्ट में, ऐसा नहीं होता। सिस्टमैटिक तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को फ्लो करेंगे, नॉलेज को फ्लो करेंगे और उसको डिसमेंट करेंगे। डिसमेंट का मतलब होता है उसको स्प्रेड करना, उसको फैलाना। सिर्फ अपने तक की इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी होती, हमें उसको स्प्रेड भी करनी है, ठीक है। जैसे आज की डेट में आपको पता होगा कि रशिया और यूरोप में, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो उसकी जो न्यूज़ है ये आज हर ब्रॉडकास्ट हो रही है टेलीविज़न पे, तो ये इसको बोलते हैं स्प्रेड करना। वरना हमारा इंडिया यहाँ पर है और रशिया यहाँ पर है, यूक्रेन इधर है, तो हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है? बिकॉज ऑफ डिसमेंटिंग, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो हो रही है डिसमेंट करती है, स्प्रेड करती है, फैलती है। न्यूज़ जो न्यूज़ चैनल है यानी टीवी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा वास्ट, एक ब्रॉड लेवल में उस चीज़ को फैला देता है। या फिर आज के टाइम पे कुछ लोग के पास रेडियो होते हैं, तो रेडियो के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड हो जाती है। एंड एट लास्ट आफ्टर डिसमेंटिंग, सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमिंग, यानी जो इन सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रहण कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमिंग। उस प्रोसेस को हमने नाम दिया कंज्यूमिंग। एंड दैट वन पर्सन इज़ नोन एज रिसीवर। उसको हम यहाँ पे कम्युनिकेशन की भाषा में रिसीवर बोलते हैं, क्योंकि एट लास्ट सेंडर ने मैसेज भेजा, सोर्स से मैसेज जनरेट होकर कहाँ पहुँचेगा? रिसीवर के पास ही पहुँचता है। तो रिसीवर ही हमारा क्या करेगा? उस मैसेज को कंज्यूम करेगा, दैट इज़ प्रोसेस नोन एज कंज्यूमिंग। अब इसका एक प्रॉपर जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमें इस तरह से इसका मॉडल भी तैयार करना होगा। अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम लिखने के बाद इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद ये मॉडल भी बनाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यू स्कोर बेटर, यू स्कोर मोर। तो इसको सिस्टम को कैसे ध्यान रखना है? देखो, इन सिस्टम में आपको 3 ब्लॉक्स तैयार करने हैं। 3 ब्लॉक्स में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? 3 ब्लॉक्स में क्या कॉमन है? के और एस सब में कॉमन है। फर्स्ट के है, लास्ट एस है, तो के और एस को सेट कर लिया। बीच में हमको क्या करना है? बीच में हमको यहाँ पे आएगा हमारा जनरेट। पहले हमको जनरेशन करना होता है, हर चीज़ को जनरेट करेंगे, पैदा करेंगे, फिर उसके बाद उसको डिसमेंट करेंगे। डी आएगा, डिसमेंट यानी फैलाना। उसके बाद एट लास्ट में उसको कोई कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मॉडल प्रिपेयर कर सकते हो। और इनके जो एरो के डायरेक्शंस हैं, मेक श्योर इनके एरो के डायरेक्शंस भी आप याद रखो। एक तो सबसे शॉर्ट इनसे एक एरो निकलेगा, उसके बाद जो जनरेट वाला एरो है ये दोनों की तरफ जाएगा, इसका डायरेक्शन दोनों की तरफ है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। और एट लास्ट इसमें यहाँ पे वाला ये वाला जो ब्लॉक, इसका डायरेक्शन भी जो होगा ये दोनों की तरफ जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। और ये बीच वाला जो है इसका कहीं नहीं जाएगा, इसका बस एक ही डायरेक्शन आपको याद रखना है। बीच वाले से सिर्फ एक ही जगह एरो निकल रहा है, वो है इस तरह हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये मॉडल को याद करना बहुत ईजी है। ये डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, आपको याद रखना है टोटल, ठीक है। टोटल यहाँ पे 5 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, सिस्टम के 5 पार्ट्स हैं, तो मेक श्योर यू हैव टू लर्न दिस। अब आते हैं एजेंसीज़। तो एजेंसी भी यहाँ पे मोर और लेस सिमिलर ही हैं, जो हमने पढ़ा वही है एजेंसी में भी। यहाँ पे क्या कौन सी एजेंसी हैं? जैसे KGS की बात करें, जी माने होता है जनरेट करना, तो नॉलेज को जनरेट कहाँ से किया जाएगा? कौन कौन से सिस्टम है जहाँ से हम नॉलेज जनरेट कर सकते हैं? इसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ हेल्प कर सकती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो अपनी इच्छा से कहीं भी चले जाते हैं। वॉलंटरी जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन जो वो है वॉलंटरी में आती है। तो ये सब जो होते हैं जनरेट करते हैं नॉलेज को, तो ये इसमें आएंगे। उसके बाद डिसेमिनेटिंग, डी इज़ फॉर डिसेमिनेटिंग, यानी इसको फैलाना। जैसे मैंने आपको बोला इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक कैसे पहुंच रही है? बिकॉज ऑफ मास मीडिया। तो इन्फॉर्मेशन को फैलाना है, डिसमेंट करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मास मीडिया का। इस मास मीडिया में हमारे क्या आते हैं? टेलीविज़न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दैन यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। देन KCS, सी माने होता है कंज्यूम करना। लास्ट में जो भी इंफॉर्मेशन उसको कंज्यूम कौन करेगा? जो भी हमारी जैसे इन केस ऑफ एग्रीकल्चर अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर में फार्मर ही हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर होंगे। लेकिन अगर हम दूसरे शब्द में बोलें तो जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस कहलाती है, टारगेट ऑडियंस जो हमारी होती है वही हमारा
कंज्यूम करती है चीज़ों को। तो इस तरह से आप मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं, मॉडल के 5 सिस्टम को अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में। उसके बाद उनकी एजेंसीज जो है उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस तरह से ये इनकी एजेंसी हो गई। अब आगे चलते हैं, की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। की एलिमेंट्स क्या है, ये भी सेम वही है जो भी अब तक हमने पढ़ा है, वही यहाँ पे चीज़ों को अरेंज करना है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन में 2 लोग होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है हमारे पास सेंडर और दूसरा होता है हमारे पास रिसीवर। 2 लोग हो गए, इनको सेट कर दिया, सेंडर और रिसीवर। अब सेंडर क्या करता है, सेंडर कुछ मैसेज देगा, मैसेज आया हमारे पास। अब उस मैसेज का हमें ट्रीटमेंट भी करना होता है। 2 तरह के ट्रीटमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। कोडिंग इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, कह सकते हैं इनकोडिंग एंड डिकोडिंग होगा। एक होती है इनकोडिंग और दूसरा होता है डिकोडिंग। तो 2 तरह के यहाँ पे ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है, इनकोडिंग का और डिकोडिंग का। तो सेंडर ने मैसेज जनरेट करा, उस मैसेज में कुछ ट्रीटमेंट लगे, तब जाके वो एक कम्युनिकेशन चैनल बना होता है। उस कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम के थ्रू वो मैसेज पास होकर रिसीवर तक पहुंचता है एट लास्ट। रिसीवर क्या करता है, इस मैसेज को रिसीव करता है। डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमने पढ़े, मैसेज या फिर कम्युनिकेशन चैनल, ये सारे के सारे जो लोग होते हैं, सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे मैसेज को कन्वे करते हैं रिसीवर की तरफ, फॉरवर्ड करेंगे। और एट लास्ट रिसीवर ने जब मैसेज रिसीव करा तो उसकी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती। रिसीवर आगे क्या करता है, रिसीवर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी देता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, रिसीवर मैसेज रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्स भी देता है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स इस तरह से आपको याद रखने हैं। तो सेम है, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है, कनेक्ट है, याद ईजी हो जाएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस, अब ये भी सेम वही है। हमने जो एलिमेंट्स देखे, एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज करना है ब्लॉक्स में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सेंडर होता है और लास्ट में हमारे पास होगा हमारा रिसीवर। इन दोनों को सेट कर दिया। सेंडर जो भी मैसेज भेजेगा वो अल्टीमेटली कहाँ तक जाना है, रिसीवर तक ही पहुँचना है। तो सेंडर ने मैसेज तो दिया, लेकिन उसकी मैसेज जो दिया वो मैसेज कहाँ पहुँच गया, रिसीवर तक। और रिसीवर ने अपना क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स कह लो या उसका फीडबैक जो भी रहा, वो उसने सेंडर को दिया। लेकिन मैसेज जनरेट करना और उसका रिस्पॉन्स देने के बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस। सबसे पहले मैसेज की होगी इनकोडिंग, फिर वो चैनल के थ्रू पास होगा, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल जिसको बोलते हैं, वहाँ जाएगा, फिर उसकी डिकोडिंग होगी। सेंडर जब मैसेज भेजता है तो याद रखना सेंडर की साइड से इनकोडिंग होगा, लेकिन जब वो रिसीवर तक पहुंचेगा तो रिसीवर से पहुंचने से ठीक पहले उसकी डिकोडिंग होगी और बीच में हमारा चैनल होता है, कम्युनिकेशन चैनल। तो ये प्रोसेस याद रखना। और बहुत सारे लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकोडिंग कहाँ पे रखना है और डिकोडिंग को कहाँ रखना है। तो मेक श्योर सेंडर जब मैसेज भेजता है उसी टाइम पे इनकोडिंग हो जाती है। तो सेंडर की साइड से होती है इनकोडिंग, रिसीवर तक पहुँचते पहुँचते उसकी पहले हो जाती है डिकोडिंग। तो उसको याद रखना, इनकोडिंग और डिकोडिंग। तो ये हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस का फ्लो चार्ट कह लो, इसको आप अच्छे से याद रखना। कहीं भी एग्जाम में कम्युनिकेशन प्रोसेस आता है, इस चार्ट को भी अगर आप बना दोगे तो यू स्कोर फुल मार्क्स। नेक्स्ट आता है इंग्रेडिएंट्स इन कम्युनिकेशन। ये भी अलग नहीं है, बिल्कुल वही है जो भी पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है। इंग्रेडिएंट्स में बात करें, जैसा मैंने आपको बोला था, सेंडर होता है, सेंडर मैसेज जनरेट करके भेजेगा रिसीवर पर। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेंडर का एक नाम और है, सेंडर को हम सोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैसेज तो यहीं से जनरेट हो रहा है। जहाँ से कोई चीज़ पैदा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। तो मैसेज भी कहाँ से पैदा हो रहा है, सेंडर जो है वही बना रहा है मैसेज को, सेंडर ही हमारा क्या कहलाएगा, सोर्स। तो यहाँ पे अब हमने क्या यूज़ कर लिया शब्द, सेंडर की बजाय यहाँ पे हमने देखा सोर्स होगा हमारे पास, और रिसीवर को भी हमने फिक्स कर रखा है। अब वही चीज़ होगी, यहाँ पे भी क्या होगा, मैसेज जाएगा, मैसेज एक चैनल के थ्रू जाएगा, चैनल अल्टीमेटली उसको रिसीवर तक पहुँचा देगा। सोर्स जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है, यहाँ से चीज़ें जनरेट होती हैं, पैदा हो रही हैं, तो उसको KGS में रखा गया। और मैसेज और चैनल जो है इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे D आ जाएगा, TDS यानी डिसमेंट हो रही है इन्फॉर्मेशन। रिसीवर तक पहुँच रही तो रिसीवर उस चीज़ को ग्रहण करेगा, कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पे कंज्यूमिंग आ जाएगा। C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमिंग, दैट इज KCS सिस्टम आ जाएगा। तो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ अलग नहीं था, जो हमने पहले पढ़ा है कम्युनिकेशन की बेसिक चीज़ें वही यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं। कम्युनिकेशन का बेसिक में आप क्या याद रखोगे, कम्युनिकेशन में स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है सेंडर्स के थ्रू, जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, और ये अल्टीमेटली सेंड होके जाएगा रिसीवर तक। और इसने भेजा क्या, मैसेज भेजा। और मैसेज में भी 3 चीज़ आपको याद रखनी है। मैसेज में सेंडर की साइड से होगी इनकोडिंग,
और रिसीवर की साइड से होती है डिकोडिंग, और इनके बीच में एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड चैनल। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कम्युनिकेशन का, जो हर जगह आपको इंग्रेडिएंट्स में भी रख देना है, एलिमेंट्स में भी याद करना है, और जो प्रोसेस होता है उसमें भी यही इन टर्म्स को ही आपको याद रखना है, इनसे ज़्यादा अलग टर्म्स नहीं आते। अब एक कम्युनिकेशन मॉडल हमें समझना है, ये भी कुछ अलग नहीं है। एक साइंटिस्ट हैं बर्लो ने 1960 में कम्युनिकेशन के ऊपर एक मॉडल दिया था। ये भी मॉडल वही है। यहाँ पे भी हमने क्या करा, हमारा सेंडर की जगह यहाँ पे हम सोर्स आ गया और लास्ट में हमने रिसीवर को फिक्स कर दिया। इनके बीच की जो कहानी है वो हम फिर बना सकते हैं। इनके बीच में क्या हुआ होगा, मैसेज आया होगा, लेकिन मैसेज में क्या होगा, जो सेंडर होता है, मैंने आपको बताया सोर्स यानी सेंडर, सोर्स कह लो या सेंडर कह लो, इसकी साइड से इनकोडिंग होगी। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इनकोडर बैठा होगा। इनकोडर कौन होगा, एक इंसान होगा, एक पर्सन है जो मैसेज को इनकोड करेगा। उसके बाद मैसेज जाएगा, मैसेज कहाँ गया, चैनल में गया, और रिसीवर तक पहुँचने से ठीक एक स्टेप पहला होगा डिकोडिंग का, और डिकोडिंग करने वाला जो आदमी होगा दैट इज़ कॉल्ड डिकोडर। द पर्सन who encodes the message is called encoder, the person who decodes the message is called decoder। सेम वही मॉडल है जो भी हमने ऊपर डिस्कस करा था, वही है। बर्लो ने भी कुछ अलग से कुछ नहीं कहा, सेम वही था। अब आते हैं हम कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन के हमको दो मेथड्स पढ़ने हैं। पहला हम देखते हैं कम्युनिकेशन को क्लासीफाई करने का अकॉर्डिंग टू द यूज़ एंड नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारे पास हम किस तरह से किसी इंसान को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक टाइम पे एक ही इंसान को कांटेक्ट कर सकते हैं या एक टाइम पे बहुत सारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम कम्युनिकेशन को भी डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। जैसे कि होता है हमारा इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड, जिसमें हम एक टाइम एक ही पर्सन से बात कर सकते हैं। ग्रुप कांटेक्ट का मतलब है कि इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही से बात करें, तो ग्रुप में क्या होगा, एक से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग से बात कर सकते हैं। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, देखो 2 से 30 लोग हैं, या फिर कह सकते हैं इन जनरल 2 लोग तो फिर भी बहुत कम हो गए, 20 से 25, ठीक है। मास कम्युनिकेशन है, पूरी दुनिया को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट अगर मैं बोल रही हूँ तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट का मतलब है कि उसके पास इंडिविजुअली जब हम किसी पर्सन के पास जाते हैं, या फिर कह सकते हैं उसका फेस टू फेस या पर्सन टू पर्सन जब हम कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड का एक नाम और है, दैट इज इंटरपर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल याद रखना, इंटरपर्सनल माने जब हम किसी से फेस टू फेस मिलते हैं उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। तो इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड में हम फेस टू फेस या पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है, और यहाँ पे फीडबैक मिलने के चांसेस भी बहुत जल्दी होते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारा और अच्छा फीडबैक्स यहाँ पे मिलता है। लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि हम इंडिविजुअल मेथड में क्या करते हैं, किसी पर्सन को नहीं जानते लेकिन उससे फिर भी फेस टू फेस जाके मिल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, लेकिन फीडबैक्स मिल जाते हैं। ग्रुप कांटेक्ट में क्या होता है, सेकंड कैटेगरी हमारी ग्रुप कांटेक्ट की है। ग्रुप कांटेक्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिविजुअल में तो बस एक ही इंसान से डील कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप में हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा यानी 2, तो यहाँ पे 2 से 30 लोगों का इंसानों का ग्रुप जो होता है, द ग्रुप ऑफ 2 to 30% इज रिफर्ड एज ग्रुप। और या फिर जनरली हम यूजली कहते हैं कि 20 से 25 लोगों का जो ग्रुप है वो ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो यूजली 20 से 25 है, लेकिन वैसे इन जनरल ग्रुप की डेफिनेशन में 2 से 30 लोग भी आते हैं, ठीक है। अब ग्रुप में क्या होगा कि ग्रुप में हम देखेंगे कि जहाँ कॉमन इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट होगा, वहीं पे हम एक कुछ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फेस टू फेस कांटेक्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे इंडिविजुअल में फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन कह लो, फेस टू फेस तो हो ही रहा है, लेकिन ग्रुप में भी हम क्या करते हैं, फेस टू फेस ही करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आपके कॉलेजेस में सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस चलती हैं, तो ये सब क्या है, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड होता है। ग्रुप उसमें क्या होता है, 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप आता है, तो उनको हम एक जगह बिठा सकते हैं, इतना अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो उनको एक जगह बिठा के हम अपना जो भी अपनी प्रेजेंटेशन है, सिंपोजियम है, सेमिनार है, एक्सेट्रा, उसमें हम उनको प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ग्रुप कॉन्टैक्ट। और लास्ट में हमारा आता है मास कम्युनिटी या फिर मास और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड। तो मास कॉन्टैक्ट मेथड एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में जब हम किसी चीज़ को मैसेज को कन्वे करते हैं, दैट इज रिफर्ड एज मास कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल में एक इंसान के संग डील कर रहे थे और ग्रुप में 30 अप टू 30 लोगों तक हम डील कर रहे हैं, तो मास कम्युनिकेशन में क्या होगा, मोर देन 30 से ज़्यादा लोगों के संग जब हम डील करेंगे, दैट इज़ रिफर्ड एज मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज़ मोर यूजफुल
मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्विकली। अगर कोई मार्केट में न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आ रही है और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है जल्दी से जल्द, तो मास कम्युनिकेशन इज़ द बेटर ऑप्शन। फॉर एग्जांपल जैसे अभी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में कोई नया ट्रैक्टर लॉन्च हो गया है, तो उसके के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, मास मीडिया से वो इन्फॉर्मेशन जल्दी फैलेगी। फॉर एग्जांपल बहुत सारी स्कीम्स जो आती हैं एग्रीकल्चर में से, यूरिया जो आता है, नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, इन सब का टीवी में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट आता है। और वो एडवर्टाइजमेंट कौन परफॉर्म करता है, जो हमारे फिल्म स्टार्स होते हैं, ये उनको एडवर्टाइजमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इस तरह से जल्दी डेसिमिनेट हो जाती है, डेसिमिनेशन माने स्प्रेड हो जाती है। अब इनके हमें कुछ एग्जांपल्स भी समझने हैं, क्या क्या इनके एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। इसमें ज़्यादा एग्जांपल नहीं है, पर हाँ इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट में हम आपका क्या कर सकते हैं, फार्म एंड होम विजिट और पर्सनल कॉन्टैक्ट। किसके घर जाके, या कोई अगर फार्मर है तो उसके फार्म में पर्सनली जाके विजिट कर सकते हैं, और या फिर हम उसको लेटर भेज सकते हैं। लेटर हम उसको पर्सनली एक लेटर भेजते हैं, ठीक है, पर्सनल लेटर इनको बोलते हैं। और जो हमारी कॉल्स होती हैं, जैसे टेलीफोन कॉल हो गई, ऑफिस कॉल, ये सब हमारे इंडिविजुअल है, क्योंकि कॉल पे हम एट अ टाइम एक ही इंसान से बात कर सकते हैं। आज के डेट में भले ही थोड़ा चेंज हो गया है स्टाइल, कॉल पे एट अ टाइम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन के थ्रू, लेकिन फिर भी आपको याद रखना, टेलीफोन कॉल्स, ऑफिस कॉल्स, ये जनरली दे आर मेंट फॉर ओनली इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। और बहुत ही फेमस एग्जांपल इसका है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस एग्जांपल को, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। दो तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन अभी आप पढ़ोगे आगे, एक होता है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, एक होता है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में जो तरीका आता है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, ये इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड का अंदर आता है। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में कोई भी नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, उसका क्या रिजल्ट रहा, वो हम यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करके दिखाते हैं, पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या रिजल्ट उसके आया है। इसको पूरा एक्सपेरिमेंटली उसको करके दिखाते हैं। जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं वो फार्मर्स को पूरा एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। दैट इज़ रिफर्ड एज रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में उनको फार्मर्स को ये भी पता चल जाता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टेक्नोलॉजी। पुरानी टेक्नोलॉजी से कितनी अच्छी है ये नई टेक्नोलॉजी, ये इस बात का ध्यान रखते हुए हम रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो बाकी जो एग्जांपल्स पढ़े थे, तो यहाँ पे तो हमें नाम से भी समझ में आएगा कि ये इंडिविजुअल है, लेकिन रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ा नाम से समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा याद रखना कि रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कम्स अंडर इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। अब आते हैं हम ग्रुप में। ग्रुप में हमने देखा ना अप टू 30% का जो ग्रुप होता है, और यूजली हम कहते हैं कि 20 से 25 लोग भी हमारे ग्रुप्स में आते हैं। तो ग्रुप्स में जैसे कि आपको बताया सिम्पोजियम होते हैं, पैनल्स बनते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, लेक्चर लेना है, टूर एंड फील्ड डेज पे जाते हैं, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। प्रीवियस पार्ट था इसका, यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसके फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के फादर कौन है, वो हैं डॉक्टर सीमन ए नैप। डॉक्टर सीमन ए नैप जो है फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है। और मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन किसके अंदर आता है, ग्रुप के अंदर आता है, ग्रुप कॉन्टैक्ट में। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट में आएगा, और मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन ग्रुप कॉन्टैक्ट में आता है। इसके अलावा ग्रुप कॉन्टैक्ट में और भी एग्जांपल्स आते हैं। ग्रुप कॉन्टैक्ट में हम क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, रोल प्लेइंग, पपेट शो, ये भी ग्रुप में आता है, स्लाइड्स वगैरह बनाना, ठीक है ना। हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाते हैं कंप्यूटर में, वो सब स्लाइड्स को जब प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ग्रुप। PAE दैट इज़ पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट, स्कूल्स हो गए, कॉन्फ्रेंस होती है, सेमिनार में से बताया, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे सेमिनार कॉन्फ्रेंस चलती हैं, ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, फ्लैश कार्ड इंपॉर्टेंट है। ये सब ग्रुप कॉन्टैक्ट के मेथड है। अब बात करते हैं हमारे मास कम्युनिटी। मास कम्युनिटी में क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे। मास कॉन्टैक्ट मेथड जो होता है वो मोर देन 30 लोगों का होता है। इसमें हमारे बुलेटिन्स आती हैं, लीफलेट्स, बुकलेट्स, फोल्डर, पैम्फलेट्स बनते हैं, ठीक है। ये सब जो चीज़ें ये हम एक बार बनाने के बाद बहुत सारी पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो दैट इज़ वाई दे कम अंडर द मास कॉन्टैक्ट मेथड। न्यूज़पेपर, ठीक है, पूरी जो दुनिया है वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, मैगजीन हो गई, जर्नल्स हो गए, एग्जीबिशंस लगती हैं, ये सब हमारे मास कम्युनिकेशन के मेथड हैं। इसके अलावा टेलीविज़न, सबसे आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है टेलीविज़न। कोई भी चीज़ हुई है कहीं पे, टेलीविज़न पे एकदम से वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। रेडियो हो गया, सर्कुलर लेटर्स, फेयर्स का मतलब होता है मेला, जो मेले लगते हैं, फेयर्स हो गया, पोस्टर्स, सिनेमा, मूवी, ड्रामा एंड सॉन्ग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं
तो इनको आप अच्छे से याद रख लो, और जिन एग्जांपल्स में आप कंफ्यूज हो रहे हो उनको आप अच्छे से हाईलाइट कर लो। जैसे फ्लैश कार्ड में लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैं भी हो जाती हूँ, फ्लैश कार्ड कहाँ पर आएगा। तो फ्लैश कार्ड जो है वो ग्रुप कॉन्टेक्ट का मेथड है, ठीक है। पोस्टर जो है मास कम्युनिकेशन का मेथड होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपको लर्न होने में मुश्किल हो रही है, आप उनको हाईलाइट कर लो एंड रिवाइज वन और 2 टाइम्स, देन यू आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड। पहला क्लासिफिकेशन जो था इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, मास कॉन्टैक्ट और इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, ग्रुप कॉन्टैक्ट, मास कॉन्टैक्ट, 3 होते हैं, ये हमने कंप्लीट करा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इक्विपमेंट कैसे हैं। हमें कम्युनिकेशन तो करना है, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट कैसे हैं। हमारे पास 2 तरह के इक्विपमेंट होने चाहिए, प्रोजेक्टेड इक्विपमेंट है या फिर नॉन प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड में अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ ये होते क्या है, तो प्रोजेक्टेड वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, बिजली से चलते हैं। और नॉन प्रोजेक्टेड जो बिजली से नहीं चलते, दे आर नॉट रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में। एड्स क्या होते हैं जो हमको हेल्प करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो प्रोजेक्टेड एड्स में क्या आता है, हेयर प्रोजेक्शन इज़ कंट्रोल बाय मोटर और इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं प्रोजेक्टेड एड्स। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखना है। इसमें प्रोजेक्टर में जो आते हैं वो आते हैं जो प्रोजेक्टर के थ्रू चलते हैं ना, जिसमें प्रोजेक्टर लगा होता है हमारी, जैसे आजकल तो स्कूल्स और कॉलेज में प्रोजेक्टर वाली जो क्लासरूम्स होते हैं वो चल पड़े हैं। तो प्रोजेक्टेड एड के अंदर आएगा, जिसमें हमारा एग्जाम्पल है फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड्स जो होती हैं 35 mm की होती हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोजेक्शन में हेल्प करती हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन के अंदर आता है। इसमें ट्रांसपेरेंसीज जो होती हैं, ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं, उनका यूज़ होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट्स का यूज़ होता है। देन ईपीडीएस स्कोप और ओपेक प्रोजेक्टर आता है। ये जो होता है ईपीडीएस स्कोप और ओपेक प्रोजेक्टर, इसमें शीट्स जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट भी होती हैं और ओपेक नेचर की भी होती हैं, ठीक है। और ये याद रखना, इसके एग्जांपल्स ज़रूरी हैं, एग्जांपल्स याद रखना। और अंदर की डिटेल आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते, दैट्स ओके, बट एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टेड के कितने एग्जांपल्स मैंने पढ़े, 4 हमने पढ़े, और उनको एग्जांपल याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि इनके नाम के आगे प्रोजेक्टर लगा है। फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर। अब आता है नॉन प्रोजेक्टेड में। नॉन प्रोजेक्टेड जो होते हैं वो जो बिजली से नहीं चलाए जाते, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यहाँ पे कोई मशीनरी वैसी नहीं है जहाँ पे बिजली की ज़रूरत हो। नॉन प्रोजेक्टेड में हमारे पास आते हैं फ्लैश कार्ड, ठीक है, खुद अपने हाथ से बना सकते हैं फ्लैश कार्ड। ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स, लीफलेट्स, ये अपने हाथ से बना सकते हैं। फोल्डर और ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे किसी की बिजली की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन प्रोजेक्टेड। अब आता है लास्ट क्लासिफिकेशन, तीसरा आ जाता है। तो अभी पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास ग्रुप कैसा है, इंडिविजुअल है, ग्रुप में है या मास में है। उसके बाद हमने अपने पढ़ा इक्विपमेंट कैसे है, हमारे पास प्रोजेक्टेड है, नॉन प्रोजेक्टेड। अब हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल एड्स है, यानी ऑडियो माने सिर्फ आवाज़ का आना, विजुअल माने दिखाई देना, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें सिर्फ आवाज़ ही आती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ पिक्चर ही जनरेट होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें आवाज़ और पिक्चर एक साथ दोनों आ जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑडियो, जिनसे सिर्फ आवाज़ ही आती है। जैसे रेडियो, आपने सबने अपने बचपन में देखा होगा रेडियो, जिनसे सिर्फ आवाज़ ही आती है। टेप रिकॉर्डर, बहुत बेस्ट एग्जांपल्स हैं ऑडियो के। विजुअल की बात करें जिसमें हम कुछ देख सकते हैं, वो है फ्लैश कार्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, याद रखना ओवरहेड प्रोजेक्टर में हम सिर्फ देख सकते हैं, वहाँ से पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही तो उसको हमें बोल के बताना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ विजुअली देख सकते हैं लोग। स्लाइड्स लोग विजुअली देख सकते हैं, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हमको बोल के बतानी पड़ती है। थर्ड जो होता है ये बहुत बेस्ट होता है, ऑडियो विजुअल, इसमें आवाज़ भी आएगी और दिखाई भी देगा। जैसे पपेट शो आप देख सकते हैं, ड्रामा कहीं होता है, ठीक है, ड्रामा शो होते हैं। टेलीविज़न सबसे बेस्ट एग्जांपल, टीवी जब हम देखते हैं उसमें देख भी सकते हैं, उसकी आवाज़ भी आती है। सिनेमा, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑडियो विजुअल एड्स के। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, और 3 तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन हमको पढ़ने हैं। वैसे तो इन जनरल 2 ही तरह के होते हैं, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, वो ज़्यादातर आजकल यूज़ में नहीं है, बट स्टिल हमको पढ़ना तो है। तो यहाँ पे हम डिमॉन्स्ट्रेशन समझते हैं। सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स शोइंग बाय डूइंग, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर हिंदी में अगर मैं बोलूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन करना का मतलब है किस चीज़ को करके दिखाना, करके दिखाना। मैंने क्या बोला, करके दिखाना।
अगर इंग्लिश में बोलें तो दिखाना माने होता है शो, करना माने होता है डू। तो शोइंग बाय डूइंग इंग्लिश बना लो आप इसकी, हिंदी में याद रख लो, करके दिखाना यानी शोइंग बाय डूइंग, वही हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही होता है कि जब कोई इंसान हमको करके दिखाता है तो हम तब जाके उसको क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो लर्निंग हमारी वहाँ से होगी। तो लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग, देखना और करना, कोई चीज़ हमको करके दिखा रहा है तो हम उसको देख भी कर भी रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, तब जाके हमारी लर्निंग हो पाएगी। 3 तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन हमको पढ़ने हैं, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, और तीसरा है हमारा नेशनल या फिर कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन। ये जो लास्ट कैटेगरी है इसमें हमने दोनों को मिक्स कर दिया, यानी मेथड और रिजल्ट का मिक्सचर है। तो now we are going to discuss the very first type of demonstration, that is the method demonstration. Method demonstration क्या है? It comes under the group contact method. ये ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में आता है। ग्रुप कॉन्टैक्ट का मतलब है कि यहाँ पे कितने मेंबर्स अलाउ होंगे, यहाँ पे 2 से 30 या फिर 20 से 25 मेंबर्स ही यहाँ पे अलाउ होते हैं। तो ये होता है हमारा ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, अब मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो समझ लेते हैं। तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन कम्स अंडर द शॉर्ट टाइप डिमॉन्स्ट्रेशन। ये कम समय के लिए रहता है इसलिए इसको शॉर्ट टाइप बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस रहता है कि वो स्किल्स देना, सामने वाले को स्किल्स प्रोवाइड करना। जैसे कोई एक्सटेंशन वर्कर है और वो फार्मर के संग डील कर रहा है तो वो फार्मर को पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का स्किल प्रोवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है या डिफरेंट सोइंग मेथड्स हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर सोइंग मेथड का उसको मेथड को डिमॉन्स्ट्रेट करना, तो उसको स्किल प्रोवाइड करेगा। जैसे राइस होता है, राइस में डिफरेंट मेथड्स होते हैं नर्सरी लगाने के, तो उनके मेथड्स को डिमॉन्स्ट्रेट करना, उसको स्किल प्रोवाइड करना कि कैसे क्या करना है, कितना साइज़ का बेड होना चाहिए, कितना रेस्ड होना चाहिए लेवल से, लैंड से, उसको स्किल प्रोवाइड करना। इसमें हम कोई पुरानी या न्यू टेक्नोलॉजी को कंपेयर नहीं करते, यहाँ पे किसी भी तरह की कंपैरेटिव स्टडी अलाउ नहीं होती है। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में हम कंपैरेटिव स्टडी बिल्कुल नहीं करते। हम 2 टेक्नोलॉजी को, पुरानी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को कंपेयर बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम जो टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसका मैथड बताएंगे, उसका स्किल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओल्डेस्ट फॉर्म है टीचिंग की। उसके बाद फादर कौन है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्टर सीमन ए नैप फादर हैं मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन की। फिर ये एक सिंगल प्रैक्टिस होती है, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर, हाउ टू अप्लाई फर्टिलाइजर इन फील्ड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि हम चीज़ें को सीखते हैं, देख के सीख जाते हैं, और जब हम मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में उस मेथड को फॉलो करते हैं तो मेथड के डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद सीक्वेंस में चलते चलते उसका लास्ट फाइनल स्टेप्स तक हम उसको आ जाएंगे। तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में जो भी हम मेथड को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे उसका प्रॉपर एक सीक्वेंस होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद सेकंड में क्या करना है, इसी तरह से हम फाइनल स्टेप तक रीच करेंगे। तो ये मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें सिर्फ स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं है। डॉक्टर सीमन इन एप्स के फादर रह चुके हैं, और इसमें मेथड को डिमॉन्स्ट्रेट करते वक्त उसको सीक्वेंस को ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप्स कम फर्स्ट, और इसी तरह सीक्वेंस में चलते हुए वी केम ऑन द लास्ट स्टेप। अब आ जाता है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन कम समय के लिए काम करता है, लेकिन रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन लॉन्ग टाइप डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, लंबे समय तक रहता है इसका इफेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, न्यू प्रैक्टिसेस जो होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, उनको दिखाते हैं उनका कि उनका क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि हम दोनों प्रैक्टिस को, पुरानी टेक्नोलॉजी और जो न्यू टेक्नोलॉजी, इनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे, इनके बीच में तुलना करेंगे। रिजल्ट ऑफ बोथ प्रैक्टिसेस आर शोन। और तुलना कैसे करेंगे, देखो पुरानी टेक्नोलॉजी का क्या रिजल्ट रहा होगा, नया टेक्नोलॉजी का रिजल्ट क्या है, इन दोनों को आपस में हम, इन दोनों के रिजल्ट्स जो हैं उसको हम दिखाएंगे, करके रिजल्ट दिखाएंगे कि दोनों में क्या रिजल्ट है। उसके बाद लोग भी क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ पुरानी टेक्नोलॉजी में ये चीज़ लिमिटेड थी, डिसएडवांटेज है, न्यू टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फ़ायदा है, तो लोग क्या करेंगे, उस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है किसी चीज़ को अडॉप्ट कराने में। जैसे हमने पढ़ा था ना अडॉप्शन लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छे होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग हो जाते हैं, 16% हमारी दुनिया में कैसे लीगर्स हैं। लीगर्स क्या करते हैं, बहुत देर में जाके चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करें तो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन उसके लिए बेस्ट मेथड होता है। इसके अलावा इट कंडक्टेड
इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय फार्मर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द एक्सटेंशन वर्कर। मतलब कोई भी एक्सटेंशन वर्कर होता है वो फार्मर को जब रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाते उसके अंडर सुपरविजन में होता है। ये क्या करता है, जो एक्सटेंशन वर्कर होता है अपने अंडर में ही फार्मर को ट्रीट करता है कि कैसे तुमको डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ये रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सटेंशन वर्कर के अंडर ही मतलब कराया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो सुपीरियर प्रैक्टिस होती है, सुपीरियर का मतलब क्या है, देखो हम दो तरह की प्रैक्टिस को यहाँ पे देखेंगे, ओल्ड प्रैक्टिस और न्यू प्रैक्टिस। तो न्यू प्रैक्टिस जो होगी या फिर कह सकते हैं जो प्रैक्टिस ज़्यादा सुपीरियर है उसको हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छा तरीका है दो प्रैक्टिसेस को कंपेयर करने के लिए, और यहाँ पे कौन सी प्रैक्टिस हमारी सुपीरियर है उसको बताने के लिए कि हाँ ये प्रैक्टिस हमारी सुपीरियर है। तो ये होता है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। इसके बाद जो होता है कंपोजिट आ जाता है। कंपोजिट कह लो या फिर नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन भी इसको कहा जाता है। तो कंपोजिट से तो मतलब समझ में क्या आ रहा है, कंपोजिट का मतलब है दोनों चीज़ का मिक्सचर, यानी इसमें रिजल्ट और मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों का मिक्सचर होगा। इसका नाम है नेशनल या फिर कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसमें दोनों मेथड का हमने कंपोजिट बना रखा है, लिंक कर रखा है। और इसको हम क्या बोलते हैं ना, ये जो नेशनल या कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज फर्स्ट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर फ्रंट लाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट भी इसको कहा जाता है। फर्स्ट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, याद रखना लाइन बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर फ्रंट लाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कहा जाता है किसको, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन को। और मेनली कौन कंडक्ट करते हैं, जितने भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो फार्मर्स के फील्ड में डायरेक्ट जाके ये कंडक्ट करते हैं। कोई ट्रायल लगा देंगे, जैसे फार्मर का फील्ड बहुत बड़ा है, स्पेशली जो रिच फार्मर्स होते हैं ना, जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनकी तो लैंड वैसी बहुत छोटी, उनके पास तो नहीं जाते, लेकिन जो रिच फार्मर्स होते हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर इतने बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, उनके लैंड बहुत बड़े होते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं वो उनकी फील्ड में जाके ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं। जो ट्रायल्स होते हैं उनको कंडक्ट करा जाता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू शो हाउ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए ये यहाँ पे दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिच फार्मर्स होते हैं उनके प्लॉट में रिसर्चर्स लोग जाते हैं, ट्रायल्स लगाएंगे, और ट्रायल्स जब सक्सेसफुल हो जाता है तो वो दिखाते हैं कि इस तरह से आप पर यूनिट एरिया और टाइम पे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो उनका मेन जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है ना वो यही बनाया गया कि ये प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। यहाँ पे जो ट्रायल्स लगते हैं बेसिकली वो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, जैसे इंटर क्रॉपिंग जैसे बोलते हैं, एक ही फील्ड में जब हम बहुत सारे क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं, दैट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। या फिर जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का ट्रायल होता है वो भी यहाँ पे लग जाता है। कोई हमें नई वैरायटी डेवलप करनी है, हाई यील्डिंग वैरायटी बनानी है, वो उसके ट्रायल्स जो होते हैं वो ऐसे ही जो होते हैं लगाए जाते हैं। और ये सब किसके अंदर आ रहा है, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर आता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे पहली बार 1965 में स्टार्ट करा था मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने, ठीक है। तो उस टाइम पे 1965 में जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रही थी उन्होंने नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन को स्टार्ट करा था। बाद में ये प्रोजेक्ट जो था, ये प्रोग्राम ICR के अंडर आ गया था 1967 में। तो 1965 में स्टार्ट हुआ था, 67 में ICR के अंडर आ चुका था। और आज की डेट में जो प्रोजेक्ट है, पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने स्टार्ट करा था, लेकिन आज के टाइम पे जो प्रोग्राम है पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बेस्ड है। यानी किस तरह से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए उस पर फोकस कर रहा है।